अब की बार ट्रंप सरकार। जब से ट्रंप सरकार आई है तब से अब की बार बस मार ही पड़ रही है, फटकार ही पड़ रही है। अब ट्रंप के लेटेस्ट मार में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और राउंड ऑफ टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। 25% पेनल्टी लगा दी है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम रशियन तेल खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब अब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स छोड़कर 50% टैरिफ देना पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट गुड्स को जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां एक 15 दिन का विंडो दिया है। यह 15 दिन का विंडो क्यों दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डील मेकर हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, उनका मतलब बस यही होता है कि लोगों का हाथ पकड़ो, उसको अच्छे से मरोड़ दो जब तक ना वो इंसान आपके डील को मान जाए। यही काम अब वो भारत देश के साथ करने की कोशिश कर रहा है। पहले डेड इकोनॉमी बुलाता है, उसके बारे में हमने आपको एपिसोड करके पहले ही बता दिया था। लेकिन आज जो पार्ट 2 एपिसोड है उसमें यह बताना और यह दिखाना जरूरी है कि किस तरीके का गंदा डिप्लोमेटिक एंड एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेम खेला जा रहा है इंडिया के साथ। बेसिकली ट्रंप का यह कहना है कि रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो उसे बंद करो, नहीं तो चीन गुना लगा देगा। गजब बेइज्जती है। पहले अंग्रेजों की गुलामी करो और अब अमेरिका की गुलामी करो। अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीद सकते हैं, किससे डील कर सकते हैं, किससे नहीं डील कर सकते। और वो भी कोई हाई प्रोफाइल चीज नहीं, क्रिटिकल एनर्जी के मामले में भी क्या अब अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी? लेकिन यह बात है कि चाइना के साथ यह क्यों नहीं किया गया है? अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय चाइना के ऊपर कोई एडिशनल पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाई गई है, जबकि चाइना इंडिया से कई ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से। लेकिन चाइना को कुछ नहीं किया जा रहा है। यह है आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, या यह कह लीजिए अमेरिका की हिपोक्रेसी। पहले मोदी सरकार ने चुप्पी साधी जब पहला 25% टैरिफ लगाया गया। सोचा कि लेजर आइज कोई चमत्कार कर ही देगा, कोई बाइट शाइट मार देगा जिससे पूरा अमेरिका एकदम ध्वस्त हो जाएगा, चुप हो जाएगा। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were लेकिन जब साफ हो गया कि लेजर आइज से कुछ ना होने वाला है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरे और भी टैरिफ्स लगाने वाला है, तो फिर इंडिया ने भी अच्छा जवाब दिया। देर से दिया लेकिन अच्छा जवाब दिया। अमेरिका को यह दिखाया कि भाई ये बताओ कि तुम तो अभी भी इंडस्ट्रियल इनपुट्स खरीद रहे हो रशिया से। $5 बिलियन का ट्रेड 2024 में किया था, $2.5 बिलियन का ट्रेड 2025 में कर चुके हो। दूसरे देशों को तुम बता रहे हो, हिदायत दे रहे हो और मोरालिटी सिखा रहे हो कि रशिया के साथ डील नहीं करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जब इस हिपोक्रेसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ ठीक से मालूम नहीं है। I will get back to you on this. इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ क्यों लगाया है, ये पेनल्टी क्यों लगाई है जब वो खुद रशिया के साथ डील कर रहा है। इस गेम को समझने की दरकार है कि वो इंडिया का हाथ इस तरीके से कैसे मरोड़ रहा है। कौन जीतने वाला है इस गेम से, कौन हारने वाला है इस गेम से। हमारे पड़ोसी बड़े खुश हो रहे हैं इस चीज से, वो क्यों हो रहा है? और कहां ना कहां हमने भी तो कोई गलती की होगी जिसके वजह से हमें इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है। और क्या कर सकता है इंडिया इस समय, जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने ट्रंप के इस दूसरे वार के बाद ट्वीट किया कि भाई अब तो 50% टैरिफ बन गया है। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा, ट्रंप हैज प्रोवाइडेड अस वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू टेक द नेक्स्ट बिग लीप ऑन रिफॉर्म्स। द क्राइसिस मस्ट बी फुली यूटिलाइज्ड। अब लोगों ने इस ट्वीट की हिपोक्रेसी पे कहा कि भाई साहब, नीति आयोग के सीईओ तो आप 2016 से 2022 तक आप थे, 11 साल से मोदी सरकार है, अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल लीडरशिप थी, 10 साल तो कंप्लीटली अनचैलेंज थी, तब तो कंप्लीट मेजॉरिटी में भी थी। तो उस समय क्या कर रहे थे आप क्या क्राइसिस का इंतजार कर रहे थे अगला रिफॉर्म करने के लिए, अगला लीप लेने के लिए? चलो कम से कम कांत साहब ने एडमिट तो किया कि एक क्राइसिस है। अब मोदी सरकार कब बात मानेगी कि यह क्राइसिस ही नहीं, एक डेकेड से बनने वाली क्राइसिस है। अब्दुल को टाइट इतना करने में बिजी हो गए कि भूल गए कि अब अमेरिका आकर हमको टाइट करके चली गई। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मदरसा मुरजरा करते करते अब्दुल को तो आपने टाइट कर दिया। अस वर्सेस देम करके इलेक्शंस तो आपने जरूर जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश पिछले 10 सालों में हार गया और उसी का बेनिफिट अब ट्रंप उठा रहा है। समझाता हूं कैसे। व्हाइट हाउस में एक इवेंट जब हुआ जहां ट्रंप से पूछा गया कि भाई देखिए, इंडिया ये बात कह रही है और सही बात कह रही है कि भाई आप भी तो रशिया के साथ डीलिंग कर रहे हो, चाइना भी तो रशिया का तेल खरीद रहा है। तो ट्रंप का जवाब क्या है?
ट्रंप का जवाब है कि भैया अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, अभी देखो अगले अब मैं क्या करता हूं, अभी तो बहुत कुछ और बाकी है, अभी तो सेकेंडरी सैंक्शंस भी मैं इंडिया के ऊपर लगा सकता हूं। तो बात अभी तक खत्म नहीं हुई, ट्रंप की धमकियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, 25+25 और उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ डालने की भी बात हो रही है। यह सब देखकर इस बार दिल्ली चुप नहीं बैठती है, स्विफ्ट कॉन्डमनेशन आता है न्यू दिल्ली की तरफ से भी, इस बार चुप्पी नहीं साधती है मोदी सरकार। और एक शार्पली वर्डेड स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यूएस ने इस तरीके से एडिशनल टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए हैं, जबकि दूसरे देश भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी डीलिंग कर रहे हैं, ऐसी खरीद कर रहे हैं दूसरे देशों से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है उसको अब हम सामने उजागर कर रहे हैं। चाहे इंडिया को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चाहे अमेरिका खुद रशिया के साथ डीलिंग कर रहा है, इनपुट्स ले रहा है अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो यूरेनियम की भी बात हो। 2024 में इंडिया का ट्रेड जो रशिया के साथ था वो $68.7 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट्स है, क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे हैं, कोल, फर्टिलाइजर है। बात अमेरिका की यह है कि भैया वो बड़े चिंतित हो गया है कि 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। 2021 से लेकर 2025 में रशिया के साथ हमारा ट्रेड 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहां हिपोक्रेसी वेस्ट की यूं आती है कि ईयू भी $78 बिलियन का टोटल ट्रेड करती है रशिया के साथ 2024 में, जबकि इतना सारा युद्ध चल रहा था, यूक्रेन चल रहा था और सैंक्शंस चल रहा था। $25 बिलियन का तो फॉसिल फ्यूल आपने खरीदा रशिया के साथ। तो ये जो वॉर और सैंक्शंस की हिपोक्रेसी है वो साफ दिखती है कि यूरोप अभी भी रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उधर अमेरिका $5.2 बिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रशिया इन 2024। इंडस्ट्रियल इनपुट्स की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है। $2.5 बिलियन का ट्रेड तो अभी 2025 में कर लिया है। तो एक तरफ रशिया के साथ आप डील कर रहे हो, दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर आप सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो। तो ईयू का ये जो ट्रेड है, यूएस का जो ट्रेड है, ईयू का ट्रेड है, ये जो जियोपॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड, ये जो डबल गेम है उसको एक्सपोज कर रहा है। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात है कि इन लोग तो हिपोक्रेसी कर रहे हैं, इन लोग तो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है? हम तो दशकों से आपके पार्टनर रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हमें कहा जाता है। तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग जो कर रहे हो, ये जो धमकीबाजी कर रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो दूसरे देशों के लिए, चाइना को एक मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपको इंडिया ही मिला था। इंडिया को गाली बकना, इंडिया का इकोनॉमी डेड बोलना, इंडिया के तरफ 50% इस तरीके से सैंक्शन लगा देना, ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ट्रंप जानता है कि इंडिया को ब्लैकमेल किया जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, डॉलर्स चाहिए हमें अमेरिका से, ट्रेड सरप्लस है हमारा अमेरिका के साथ, और जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, माने $100 बिलियन हमने दे दिए चाइना को। तो वो जानता है अच्छी तरीके से कि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास मोड्स नहीं है, हमारे पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है, वो जो चाहे हमसे निकला सकता है। हां, जिस चीज पर हम थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, उसमें हमने टैरिफ नहीं लगाया, उसको हमने टैरिफ एग्जेम्प्ट कर दिया। हां, ये चीजें तुम हमें भेज दो और बाकी पर मैं तुम्हारे ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। चलिए मान लेते हैं कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स हम भेज सकते हैं विदाउट टैरिफ। अब आते हैं नॉन एग्जेम्प्ट सेक्टर से, जो कि 55% बनता है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अबाउट $90 बिलियन का टू द यूएस। अब इसमें से आप लगा लीजिए 40-45 बिलियन का वैल्यू है जो कि नॉन एग्जेम्प्ट होगा, जिस पर 50% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि कम से कम 20-25 बिलियन का घाटा है। किस इंडस्ट्री को? टेक्सटाइल, $5 बिलियन एक्सपोर्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स, श्रिम्प, मेरीन प्रोडक्ट्स अबाउट $2.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स जो कि नॉन फार्मा में आता है अबाउट $6 बिलियन, फुटवेयर $1 से $2 बिलियन। माने कहीं ना कहीं जो इंडिया का 30% कॉस्ट डिसएडवांटेज बनेगा इन सारे सेक्टर्स पे। और गेस व्हाट, ये सारे सेक्टर्स और ये सारा धंधा उठाने के लिए कौन बैठा हुआ है? वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्योंकि उन पर जो टैरिफ है वो हमारे देश से कम है। तो ये सारी जो एक्सपोर्ट सप्लाई चेन है वो इन देशों के तरफ जा सकती है, खास करके टेक्सटाइल एंड अपैरल। प्रॉब्लम यहां आ जाती है, हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि जहां चाइना बोल सकता है कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, जब चाइना बोल सकता है कि हम सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन रोक देंगे, इंडिया के पास वो मोट नहीं है, वो स्पेशलिटी नहीं है, वो ब्लैकमेल करने का या उल्टा टैरिफ मारने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो परख, वो एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे हम अमेरिका को पीछे रोक सके।
और उल्टा हमारे ऊपर क्या होगा जब ये नॉन टैरिफ सेक्टर्स पर, माने ये जो नॉन एग्जेम्प्ट सेक्टर्स है उस पर 50% टैरिफ लगेगा, तो 10 से 15 लाख नौकरियों पर टारगेट होने की बात हो रही है। इतने लोग इंपैक्ट होने वाले हैं। हजार ऐसे एमएसएमईज हैं जो डिपेंड करते हैं इन सेक्टर्स पर। ये जो लेबर टाउन्स है, सूरत, लुधियाना, आगरा, ये कोलैप्स कर सकते हैं। रुपया हमारा वीक हो सकता है, इंपोर्ट ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और कहा जा रहा है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 0.5% धक्का लग सकता है इसी साल हमारे जीडीपी पे। 6% से भी नीचे आ सकता है इंडिया का जीडीपी। अब आप सोचिए कि अगर हम चाइना की तरह उल्टा हिट बैक करें, जैसे चाइना ने बोला कि हम रेयर अर्थ बंद कर देंगे, तो अमेरिका ने चुपचाप 140% से वापस घटकर 30% पर आ गए थे वो। तो क्या ऐसा हो सकता है हम इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना फार्मा, अपने सेमीकंडक्टर्स रोक दें अमेरिका जाने से, जिससे अमेरिका भी पीछे हट जाए? हमने जो एक्सपर्ट से बात की उससे यह समझ में आया कि ये जो शॉर्टेजेस हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे सप्लाई चेन्स हैं। अगर हमने फार्मा रोक दिया तो महंगे दाम पर सही, लेकिन आयरलैंड और जर्मनी से वो अमेरिका ये सारी चीजें ला सकता है, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी जल्दी से बूस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि फार्मा से कम क्रिटिकल है, लेकिन वहां भी आराम से वियतनाम और ताइवान से वो सप्लाई चेन अपना बना सकता है। बेसिकली घूमकर यही बात आती है कि हमारे पास वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पर अमेरिका हम पर निर्भर है। उल्टा अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने पुशबैक किया, अगर हमने काउंटर टैरिफ लगाए, तो हमारे आईटी सेक्टर को काफी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी जो आईटी सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, वो अमेरिका पर काफी निर्भर रहती है फॉर रेवेन्यूज एंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने पिछले ही एपिसोड में बाय द वे आपको बता के रखा है कि कितनी दुर्दशा हो रही है हमारे आईटी सेक्टर की थैंक्स टू एआई का आगमन। उसके ऊपर अगर अमेरिका के साथ अभी पंगा लिया तो और भी हालत काफी खराब हो जाएगी। यह है कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट यू हैव टू पे। जब आपने पिछले 15 सालों में आपने कहा हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, सस्ता लेबर लगाएंगे मार्केट में, मेक इन इंडिया हो गया है फ्लॉप, मैन्युफैक्चरिंग हब आप बन नहीं पाए और एडवांस गुड्स आप बना नहीं पाए हो, तो इसका मतलब है कि अमेरिका जैसा देश आज आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसके ऊपर जो डबल ह्यूमिलिएशन है वो ये है कि अमेरिका अच्छे से समझता है कि इंडिया को ह्यूमिलिएट और टॉन्ट कैसे किया जा सकता है। बात सिर्फ डेड इकोनॉमी की नहीं है, बात है कि इंडिया को किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका अब सडनली पाकिस्तान को अपना दोस्त मान रही है। उसी पाकिस्तान से जहां उसामा बिन लादेन मिला था, आज वो पास्ट भुलाकर, टेररिज्म भुलाकर पाकिस्तान से फिर से दोस्ती हो रही है। अमेरिका कह रही है कि अरे पाकिस्तान तुम हमसे तेल खरीदो, हम तुम्हें तेल के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे, $5 बिलियन डील इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। वाह, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोअर टैरिफ लग रहा है, और ट्रंप कह रहा है कि एक दिन पाकिस्तान भी शायद इंडिया को तेल बेचे। ये एक्सीडेंटल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये चुभाने के लिए, इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स माने जा रहे हैं। और इंडिया सोच रहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन न्यूट्रल रहने के चक्कर में हमने सारे एलाइज एक एक करके खो दिए, बिकॉज वी नेवर स्टूड फॉर एनीवन। ना कि रशिया, ना कि ईरान आज हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जब अटैक भी होता है पाकिस्तान का, जब पहलगाम भी होता है, कोई देश आकर यह नहीं बोलता है कि भैया नहीं पाकिस्तान ने गलत किया है, इंडिया सही काम कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान तो आज उल्टा चाइना और अमेरिका दोनों के साथ डिप्लोमेसी खेल रहा है, दोनों के तरफ से मजे लूट रहा है। फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, यह बात अब मानेंगे या नहीं मानेंगे? या जयशंकर जी अभी भी रील पर रील और लेजर आइज दिखाते रहेंगे? हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक काम था इतने सालों में कि भैया पाकिस्तान को एक्सपोज करो और आइसोलेट करो। अब तो देख रहे हैं कि ना आइसोलेशन है, यहां तो व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है उनके जनरल्स को। और ये भी डोंट बी सरप्राइज्ड कि इस पूरे सैंक्शन के चक्कर में कॉटन, लेदर और स्पोर्ट्स गुड में कहीं पाकिस्तान भी ये डील ट्रेड ना ले जाए, तो उनकी इकोनॉमी अनस्टेबल होगी, लेकिन पोजीशन उन लोग ने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। दूसरा, हमारा पहला का दोस्त अब बना दुश्मन बांग्लादेश। ऑलरेडी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, लोअर वेजेस हैं, जीरो टैरिफ है, और अब हमारा लॉस बांग्लादेश का गेन बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर सारा टेक्सटाइल का बिजनेस बांग्लादेश जा सकता है। और वियतनाम भी वेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी लग गया तो वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स भी सप्लाई करने को तैयार है। गारमेंट्स, लेदर, आराम से वियतनाम इंडिया को इन सब चीजों पर रिप्लेस कर सकता है। 14% राइज इन यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स इन 2023 वियतनाम देख चुका है। तो क्लियरली वियतनाम एक टेक ऑफ फेज पर है और हमें रिप्लेस करने के लिए वो बैठा हुआ है। तो फिर मुद्दे की बात पर आते हैं। सुनने में ये सारी बातें आपको कड़वी लगती होंगी,
और सालों से आप हमें गाली भी बकते आए हैं जब हम फैक्ट्स आपके सामने रखते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह बात अब मान लेनी होगी कि ये जो करारा तमाचा लगा है, इससे हमें जगना होगा और देखना होगा सच्चाई क्या है। क्योंकि हुआ यह है कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया क्रिएटेड बबल में रह रहे हो, जो आपको सालों से बस यही बोलता आया है कि आप विश्व गुरु बन गए हो, सब आपके सामने मत्था टेक रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। इस लड़के पर लोग आज हंस रहे हैं, लेकिन गलती इस लड़के की नहीं है, गलती उस मीडिया की है जिसने इस लड़के को कन्विंस करा के रख दिया था कि हमारे सामने आज कोई टिक नहीं सकता है, हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं अपने माइंड में। लेकिन सच यह है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो रुतबा होता है, जो बूता होता है, वो हमारे पास है नहीं। सिर्फ झूठ, झूठ और झूठ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस झूठ की दुनिया में आप कैसे रहते हो, मैं दो एग्जांपल आपको जल्दी से बता देता हूं। 2023 याद करिए, हेडलाइंस 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट हमें मिला था जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अगर उस समय के हेडलाइंस में आपको दिखाऊं तो दिखेगा कि एक गेम चेंजर था इंडिया की ईवी टेक्नोलॉजी के लिए कि हमें इतना भारी 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड हमें मिल गया था। इंडिया के तो अच्छे दिन आने वाले हैं, ईवी तो हम चाइना को बीट कर देंगे। लेकिन हुआ यह कि यह पूरा एक झूठा रिपोर्ट था, क्योंकि जितना एक्सट्रैक्टेबल पोर्शन था वो बहुत ही कम था, इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं था, इसीलिए उसका जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, राइट्स है, किसी ने खरीदा ही नहीं था। हम सोचो अगर होता भी ना, अगर हमने रेयर अर्थ भी ढूंढ लिए होते हैं लिथियम के साथ साथ, तो हमारे पास वो प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है इतने सालों में। जबकि ये चीज हमें बहुत साल पहले समझ लेना चाहिए था कि रेयर अर्थ कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद ने अनाउंस किया कि हमने 3500 टन सोना ढूंढा है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, इंडिया का गोल्डन एज वापस आने वाला था, खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे देश में। बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ही कहा नहीं वो 160 केजी ही सोना है और उसको भी शायद आज तक निकाला नहीं गया है। वो इनिशियल एस्टिमेट वाज बेस्ड ऑन इन्फर्ड रिसोर्सेज, नॉट प्रूवन रिजर्व्स। अब चाहे बुलेट ट्रेन हो, स्मार्ट सिटी हो, आयुष्मान भारत हो, यूपीआई हो, हर चीज में ओवर हाइप करके आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि हम वर्ल्ड लीडर्स बन गए हैं, पूरी दुनिया हमें ऐसे मुंह फाड़ कर देख रही है। या फिर जब कुछ गलत होता है तो पूरी दुनिया हमसे ईर्ष्या करती है, हमसे जलती है। लेकिन फैक्ट तो यही है जो हम देखना नहीं चाहते हैं कि 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं, 100 करोड़ के पास कोई डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस या चीजें खरीदने के पैसे नहीं है, क्रेडिट डिफॉल्ट्स बढ़े जा रहे हैं, लोग अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, सोना गिरवी रख रहे हैं, और जीरो ट्रेड, जीरो डिप्लोमेटिक अलायंसेस। आप सोचो, हालत हमारी इतनी खराब है कि पाकिस्तान आज और भी ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हो चुका है टेरर अटैक के बाद। यह ऐसा कैसे हो गया? और ना कोई एडमिशन हमारे तरफ से कि हां हमसे भी गलतियां हुई हैं पिछले 11 साल में, हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल नहीं बना पाए, हम डिप्लोमेटिकली फेल कर गए हैं। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस या फिर डाइवर्जन। पूरी गलती नेहरू की, पूरी गलती मनमोहन सिंह की, पूरी गलती बाबर की, पूरी गलती औरंगजेब की, हमारी आज तक एक गलती नहीं हुई है। तो एंड में अब ये तो पता करना होगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे। पहले 25%, फिर 50%, अब क्या 56% टैरिफ हो जाएगा? क्योंकि एक पॉइंट तो था जब दोनों के बीच में डील ऑलमोस्ट साइन हो गया था। मार्क लिंस्कॉट, फॉर्मर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो दोनों साइड्स के साथ काम करते हैं, लॉबी ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, ये डिस्कशंस के बारे में पूरी जो इनर डिटेल्स है वो जानते हैं, उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि डील बहुत क्लोज था। लेकिन सोर्सेस कहती हैं एक मिसिंग कंपोनेंट था, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। माने दोनों आपस में अब बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। वही ट्रंप जिसके लिए मोदी ने वर्चुअल कैंपेनिंग की थी, आज आपस में बातचीत नहीं हो रही है। और ट्रंप बार बार ये जो कह रहा था ना कि मैंने मीडिएट किया है, मैंने पीस किया है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मैंने सुलझाया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने वहां गलती कर दी, बाजी ठीक से नहीं खेली। जो डिप्लोमेट्स कहते हैं कि इंडिया को बोलना चाहिए था कि हां ठीक है, आपका रोल भी है, आपने बातचीत किया, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा था, इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता था। लेकिन जब बैलेंस नहीं किया और पूरे तरीके से इसको नकार दिया गया यूएस का इन्वॉल्वमेंट, तब वो बात ट्रंप को लगता है और भी ज्यादा खटक गई। बात यह है कि पुअर जजमेंट कहीं ना कहीं हुई है, टॉप एडवाइजर्स ने इस पूरे प्रोसेस को मिसहैंडल किया है। एक सोर्स तो यह बताता है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट नीडेड आफ्टर द यूएस स्ट्रक बेटर डील्स विद वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान एंड द ईयू। उसके बाद जो डिप्लोमेसी किक इन करनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रंप ने एक एक करके वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ईयू को अपने तरफ कर लिया, लेकिन उस समय वो जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं आया और एक क्राइसिस में हम फंस गए।
अब चाहे आप जो भी कह लीजिए, जिस साइड ऑफ द पॉलिटिकल फेंस पे आप बैठे हो, लेकिन एक चीज तो है कि जयशंकर ने, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इस डील में हो, बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिखाया है. वन पर्सन हु नीड्स टू रिजाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दिस रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लेजर आइज ऑफ इंडिया. इनके ऊपर बाय द वे एक लंबा एपिसोड भी बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा कि इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस रील के अलावा, साउंड बाइट्स के अलावा क्या है. जो अमेरिका की तरफ से है कि हां, इंडिया ब्रिक्स ग्रुपिंग में था, डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में हमारा नाम आ गया था, एप्पल अब इंडिया में फोन्स बनाने लगा, जबकि वो चाहता है कि एप्पल अमेरिका में फोन बनाए. इंडिया के साइड से भी ऑब्वियसली डाउट्स काफी हैं कि भाई आप पाकिस्तान आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला रहे हो, पहलगाम अटैक के कुछ दिन बाद इस तरीके से आप लोअर टैरिफ दे रहे हो पाकिस्तान को. तो हमारे तरफ से भी बहुत सारी डाउट करने वाली चीजें थी, जिससे रिलेशनशिप और बिखर गया. अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया री एग्जामिन कर रही है कि हम फार्म और डेयरी सेक्टर्स में क्या कंसेशंस दे सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जहां तक एग्रीकल्चर की बात है वो हमारे लिए रेड लाइन है. हां, हो सकता है कि रशिया से ऑयल हम थोड़ा सा और कम खरीदें, यूएस से सप्लाईज थोड़ा और ज्यादा खरीदे, डिफेंस डील्स और ज्यादा करे, लेकिन सवाल यह भी होता है कि इंडिया इतना क्लोज क्यों है? क्योंकि ट्रंप का बार बार यही कहना है कि भाई आप तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो, 30 साल से ज्यादा हो गए लिबरलाइज होके, तो आज तक हमें प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कहीं ना कहीं हमने भी तो अपने मार्केट्स को, हमने भी तो अपने प्रोडक्ट्स को, हमने भी तो अपने आप को इतना मैच्योर नहीं किया है कि दुनिया के साथ जाकर ट्रेड करें और दुनिया का सामान हमारे यहां अंदर आए. अभी तो प्रॉब्लम एक ही तरह से सॉल्व हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन उठाकर बात करनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ईगो है उसको कहीं ना कहीं सहलाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं ट्रंप जी, हम भी आपको नॉमिनेट करते हैं, आप हमको भी 10% का डील दे दीजिए. लेकिन मेजर पॉइंट यह है, कल ये डील किसी ना किसी तरीके से हो भी जाए, बहला के फुसला के, या अमेरिका की धमकियां कम हो जाए, या यूक्रेन के साथ रशिया का कोई सीजफायर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये टैरिफ्स कम हो जाएं. लेकिन क्या अब तो कांत साहब भी बोल रहे हैं, अब उनकी बात सुन लेते हैं कि भाई क्राइसिस है ना, तो क्राइसिस अगर हम मान लेते हैं तो क्या काम करेंगे? जिस तरीके से हमने लिबरलाइजेशन किया था, जब पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, 1991 में लिबरलाइजेशन किया था, उसी तरीके से आज हमें एक नया लिबरलाइजेशन करना होगा. अगर हम इस बात पर जग चुके हैं कि हम विश्वगुरु नहीं हैं, तो फिर हमें अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट इमीडिएटली फोकस करना होगा. इस बात पर हमें शर्म करना होगा कि आज हमारे पास अपना एक फाइटर जेट नहीं है, अपने बनाए इंजन्स नहीं है. हम मंगल तक पहुंच सकते हैं लेकिन अपना फाइटर जेट नहीं बना सकते हैं. हमें दूसरे लाइक माइंडेड नेशंस, फ्रांस, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ऐसे देशों के साथ एक सिस्टम बनाना होगा जब वो हमारे डिफेंस के लिए भी आए. क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं तो फेल कर चुके हैं, क्योंकि वो इंडिया के डिफेंस में नहीं आ रही हैं. वो पार्टनरशिप्स बहुत ही हॉलो हैं. और जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात रही, इंपोर्ट्स की बात रही, हमें मल्टीपल सोर्सेस पे जाना होगा. आज अमेरिका जानता है कि हमारे पास अमेरिका है या फिर चाइना है, हम क्या कर सकते हैं? हमें घुटने टेकने होंगे. हमें मानना होगा चीजें गलत गई हैं. हमें मानना होगा कि अब्दुल को टाइट करते करते ऐसी हालत हो गई कि अमेरिका हमें टाइट करके चले गया. आज हमारे पास जवाब नहीं है, उसके बाद क्या करें? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीफोकस करना होगा, क्योंकि ये जो आपस में हमने भेड़ कर, अस वर्सेस देम करके, लोगों को बबल में रख के, झूठ बोलकर उन्हें समझा दिया है कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं. लेकिन जब एक्चुअल वर्ल्ड पावर्स ने आकर इस तरीके से हमें आर्म ट्विस्ट किया, तो फिर सच्चाई दिखने लगी है. अभी भी देर नहीं है. अभी भी अगर सच्चाई देख ली तो बहुत कुछ बच सकता है. नहीं तो भाई ठीक है, आज अमेरिका कल चाइना.